दुमका से हावड़ा के बीच नई रेलगाड़ी राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार परिषद की बावनवीं बैठक आज। और शारदीय नवरात्र पर मां कात्यायनी की हो रही पूजा अर्चना। बेलवरण पूजन के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल जाएंगे पंडालों के पट। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। भारतीय अंतरिक्ष संघ के नीतिगत परामर्श देगा और वह इसमें सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को शामिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पहली राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान लाया का ऐलान किया था। 100 लाख करोड़ से भी अधिक इस योजना से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, साथ ही एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान तैयार होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस योजना को लेकर एक ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम गति शक्ति 16 मंत्रालयों 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाने से प्रमुख परियोजनाओं में तालमेल और तेजी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेगा प्लान की घोषणा की। इस सप्ताह इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत और समग्र मार्ग प्रदान करेगा। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से भविष्य में नए आर्थिक गलियारे भी योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। गति शक्ति पहल के माध्यम से बेरोजगारी दर को भी कम किया जाएगा। रोजगार का सुनहरा मौका प्रदान करने वाले इस योजना के तहत भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। गति शक्ति पहल के तहत छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। इस योजना के माध्यम से
मौजूदा ट्रांसपोर्ट के संसाधनों के तालमेल के अभाव को भी खत्म किया जाएगा। सरकार की तैयारी है कि देश के बुनियादी ढांचे को विश्व की मौजूदा जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना निश्चित ही देश के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। इससे हमारे स्थानीय उद्योगों को बड़ी मदद मिलेगी और वैश्विक प्रतियोगिता में खुद को साबित कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुमका से हावड़ा के लिए सीधी नई रेलगाड़ी दुमका हावड़ा स्पेशल मयूराक्षी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो गया है। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कल देर शाम इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आसनसोल रेल मंडल के प्रबंधक परमानंद शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस ट्रेन के शुरू होने से दुमका के लोगों, खासकर व्यापारियों को कोलकाता आने जाने में बड़ी सुविधा होगी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,132 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 21,563 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। 18,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 21,563 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,27,347 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.53% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.75% है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 58 करोड़ 36 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में पिछले दिनों से कोविड संक्रमण की गति धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 9 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें रांची के 4 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 9 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 108 मरीज सक्रिय हैं और रिकवरी रेट 98.50% है। के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश भर में अब तक 95 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जोरों पर है। टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 95 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। करोड़ कोविड-19 वैक्सीन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत 100 करोड़ टीके लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द टीका लगवाएं और अपने दोस्तों और परिजनों को भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें। इधर झारखंड में नवरात्र में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में कमी आ गई है। नवरात्र से पहले राज्य में प्रतिदिन 1,25,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जाता था, लेकिन पिछले 4 दिनों में टीकाकरण में 50% की कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल जारी आंकड़ों के मुताबिक 77,920 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस बीच रांची जिला प्रशासन के निर्देश पर मोबाइल वैन के माध्यम से शहर के पूजा पंडालों में कार्यरत कारीगरों और पूजा समिति के सदस्यों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रिम्स शासी परिषद की 52वीं बैठक आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। दोपहर बाद रिम्स प्रशासनिक भवन में होने वाली इस बैठक में 22 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस की निगरानी पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा रिम्स के लिए मास्टर प्लान तैयार करने, ई हॉस्पिटल के लिए CMU की स्थापना, रिम्स में मैन पावर बढ़ाने समेत अन्य मुद्दे शामिल हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। माँ, वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है, और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो।
बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। कोरोना संकट पूरे झारखंड को तबाह किए हुए है, तो इससे बचने के लिए अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और कोशिश करें कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनी रहे। बचने संक्रमण से वैक्सीन लगाओ, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमत कम करने के मकसद से इनके भंडारण सीमा तय कर दी है। का स्टॉक निर्धारित की है। मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ऐसी बहुआयामी नीति बनाई गई है जिससे खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कंट्रोल में रहें। इसके तहत आयात शुल्क व्यवस्था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हितार्थियों को स्टॉक की जानकारी खुद घोषित करने के लिए वेब पोर्टल भी शुरू किया जा चुका है। शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गे के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जा रही है। रांची के अलावा आज भक्तों द्वारा नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां दुर्गे की कात्यायनी स्वरूप की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरा वंदे वाचित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरा सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बेलवरण पूजन के साथ ही पूजा पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे। उधर दुमका जिले में दुर्गा पूजा का उत्सवी माहौल उत्कर्ष पर है। संताल आदिवासी समाज भी इस त्योहार को परंपरागत रूप से मना रहा है। संताल परगना के विभिन्न गांवों में बेलवरण पूजा पारंपरिक रूप से की जा रही है। मलयाली संगठन की ओर से रांची में पहले अयप्पा मंदिर का निर्माण हाल ही में किया गया है। पहली बार लोगों ने यहां पोंगल भी मनाया। रांची में अयप्पा मंदिर का निर्माण हो जाने से बड़ी संख्या में रांची में निवास करने वाले मलयाली लोगों में भारी खुशी है।
ശില്പസേവാ സമിതി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച റാഞ്ചിയിൽ ആദ്യമായിട്ട്, ജാർഖണ്ഡിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പൊങ്കാല എന്ന് പറഞ്ഞതായൊരു പദ്ധതി. പൊങ്കാല ഒരു ഉത്സവമാണ്. കേരളത്തിലെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഫേമസ് ആണ്. ഗിന്നസ് ബുക്കിലടക്കം പേര് വന്നതാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല. അതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് മലയാളികൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ പൊങ്കാല എന്ന് പറയുന്നത്. പൊങ്കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോലി, തിളയ്ക്കുക എന്നതാണ്. അത് അഭീഷ്ടസിദ്ധി, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണോ മനസ്സിൽ हो गया, बन गया मंदिर। बहुत खुशी है कि बहुत सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक मंदिर हो जाए, क्योंकि हम लोग का रिचुअल सब हम लोग सेलिब्रेट बहुत यहाँ रहते हुए हम लोग पोंगल नहीं बना सकते थे। बहुत अच्छा लगा कि पोंगल बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक और कांस्य पदक जीतने पर सरिता मोर को बधाई दी है। रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक और कांस्य पदक जीतने पर सरिता मोर को बधाई। इन उत्कृष्ट एथलीट्स को उनके भावी प्रयासों एवं कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी फेडरेशन के राष्ट्रमंडल खेलों में न खेलने के फैसले पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में खेल मंत्री ने कहा कि महासंघों को बड़े वैश्विक आयोजनों से हटने का फैसला करने से पहले सरकार से बातचीत करनी चाहिए। खेल मंत्री का ये बयान राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी टीम को नहीं भेजने के हॉकी इंडिया के फैसले के बाद आया है। हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से हटने का फैसला किया था। किसी भी एसोसिएशन फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं जा रही, देश की टीम जा रही है। 130 करोड़ के देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक अवसर होता है दुनिया भर की ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा मानना है कि उनको एंगेज करना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ, और निर्णय सरकार को करना है। भारत की टीम कहाँ पे रिप्रेजेंट करे ये केवल फेडरेशन तक के सीमित नहीं है, ये भारत को, भारत की सरकार को भी तय करना है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 10 दिनों में खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित होगी। चयन समिति ये तय करेगी कि ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आने वाले 10 दिनों के अंदर होगी और वो मिलकर निर्णय भी करेंगे कौन कौन खिलाड़ियों को इस साल सम्मानित किया जाएगा, किनको अवार्ड्स मिलेंगे, और इसके अलावा भी राष्ट्रपति जी से टाइम लेकर फिर उनके माध्यम से इनको सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला टीमों की सफलता ने हॉकी को भारत में एक नई पहचान दी है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जिस तरह से भारतीय एथलीट्स ने पहले से शानदार प्रदर्शन किया है, विशेष तौर पर हॉकी ने 41 वर्षों के बाद जिस तरह से मेडल भी जीता, एक नई उम्मीद हॉकी खिलाड़ियों में जगाई है। देश के युवा अपने अपने क्षेत्र में हॉकी खेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं दिल्ली हॉकी को बधाई देता हूं जिन्होंने दिल्ली में लीग शुरू की है। दिल्ली की हॉकी जो है और किसी भी प्रदेश की हॉकी जो है ना, वो क्लब पे डिपेंड करता है। क्लब कल्चर नहीं है तो फिर वो खेल मर जाएगा। इंटायर यूरोप है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड है, इनकी जो स्पोर्ट्स का जो बेस है और जो फाउंडेशन है, इट डिपेंड्स ऑन क्लब culture and club competition. Even honorable minister is very keen that club culture should be revived in our country. दिल्ली हॉकी लीग का आयोजन दिल्ली हॉकी संघ द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। इस लीग में कुल 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आने वाले समय में टीमों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तापस भट्टाचार्य। जूनियर विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी प्रतियोगिता में 16 स्वर्ण सहित 40 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर निशानेबाजी टीम को बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। निशानेबाजी टीम को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये सफलता कई उभरते निशानेबाजों को प्रेरित करेगी।
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गई है। कल खेले गए पहले क्वालिफायर में चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। 2016 में फाइनल में पहुंची थी। इसके अलावा उनके नेतृत्व में टीम 2015 और 2020 में भी प्लेऑफ में पहुंची थी और अब कोहली खिताब के साथ कप्तानी से शानदार विदाई लेना चाहेंगे। मॉर्गन के सामने केकेआर की खोई प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने की चुनौती है। टीम ने 2012 से 2014 के बीच 3 साल के अंदर गौतम गंभीर की अगुवाई में 2 बार खिताब जीता था। आंकड़ों के लिहाज से केकेआर का पलड़ा थोड़ा भारी है। उसने दोनों टीमों के बीच खेले गए 28 मैचों में से 15 में जीत दर्ज की है। सिमडेगा के उपायुक्त ने बाजारटाड़ स्थित निर्माणाधीन स्पोर्ट्स एथलेटिक्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को 1 माह के अंदर सभी लंबित कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। स्टेडियम में योगा प्लेटफॉर्म, तीरंदाजी, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और ओपन जिम सहित कई सुविधाएं का निर्माण किया जा रहा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। आजादी का सफर की आज की कड़ी में जानिए सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण और आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्बास अली के बारे में। स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। वो जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। जेपी ने भूदान और ग्राम दान जैसे समाज सुधार आंदोलन के लिए अहिंसक तरीका अपनाया। उन्होंने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, लोगों की आजादी न हो। इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांति का अलग रास्ता चुना और आजाद दस्ता बनाया, जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह था। उनका मानना था कि हिंसा और अहिंसा पर चर्चा बेमानी है और स्वाधीनता आंदोलन के लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। हालांकि बाद में वे पक्के गांधीवादी बन गए और समाज सुधार के उद्देश्य से अहिंसक क्रांति के लिए जीवन समर्पित कर दिया, जिसे वे सर्वोदय आंदोलन कहते थे। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित जयप्रकाश नारायण के कार्यों ने सिद्ध किया कि गांधीवादी दर्शन वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के लिए जेपी को नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्बास अली की पुण्यतिथि है। उनका निधन 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 3 जनवरी 1920 को हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से थे। उनके दादा रुस्तम अली खान को 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में फांसी दी गई थी। जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई तो अब्बास अली केवल 11 वर्ष के थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब्बास अली नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य बने। 1939 में वो विद्रोह के इरादे के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए।
1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का बिगुल बजाया तो अब्बास अली ने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने अराकान यानी म्यांमार के वर्तमान प्रांत रखाइन में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब जापानियों ने मित्र देशों की सेना के समक्ष समर्पण कर दिया तो अब्बास अली के साथ आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अली को उनके 3 साथियों के साथ मुल्तान के किले में रखा गया। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल किया गया और 1946 में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद रिहा कर दिया गया। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। कैप्टन अब्बास अली ने एक साक्षात्कार में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व को याद करते हुए कहा था, नेताजी की ये बात कि वो मुल्क के ऊपर सब कुछ को मान बरसावा करने वाले आदमी। जब भी आजादी हिंद फौज लड़ाई लड़ी, हम अराकान में लड़े जहाँ हमने अंग्रेजों के एक डिवीजन को एनसर्कुलर करके 6 महीने तक हवाई जहाज से राशन अंग्रेज ने डाला। 7 वर्ष पहले कैप्टन अब्बास अली का निधन हो गया, लेकिन मातृभूमि के लिए उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। महान राष्ट्रप्रेमी कैप्टन अब्बास अली को नमन। झारखंड से मानसून की हवा अगले 1-2 दिनों में वापस हो जाएगी। राज्य के कुछ जिलों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवा वापस हो गई है। इस बार देश के उत्तरी हिस्सों से मानसून समय से करीब 10 से 12 दिन लेट लौट रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 15 और 16 अक्टूबर को राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके बाद लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का किया शुभारंभ। अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी किया संवाद। दुमका से हावड़ा के लिए सीधी नई रेलगाड़ी दुमका हावड़ा स्पेशल मयूराक्षी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू। सांसद सुनील सोरेन ने ट्रेन को किया रवाना। राज्य में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार, पिछले 24 घंटे में मिले 9 नए संक्रमित। रिम्स शासी परिषद की 52वीं बैठक आज। और शारदीय नवरात्र पर मां कात्यायनी की हो रही पूजा अर्चना। बेलवरण पूजन के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल जाएंगे पंडालों के पट। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग।